समझते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती है, कैसे काम करती है, इनकी वैल्यूज़ कैसे निकल कर आती हैं और इनको कहाँ यूज़ कर रहे होंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को समझने के लिए हमें पहले राइट एंगल ट्रायंगल को समझना होगा। अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल को बनाते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसके अंदर हम एक थीटा एंगल ले रहे होते हैं। अब इस थीटा एंगल के बेस पे हमको ये तीनों साइड देखनी होती है कि तीनों साइड को हम क्या कहेंगे। जैसे ये लॉन्गेस्ट साइड है, इसको हम हाइपोटेनस कहते हैं। थीटा एंगल की जो अपोजिट साइड होती है, हम उसको अपोजिट साइड कह रहे होते हैं, यानी परपेंडिकुलर। थीटा एंगल की जो साथ वाली साइड है, हम उसको कहेंगे एडजेसेंट, यानी बेस। अगर हम इस थीटा एंगल को चेंज करके देखें, दोबारा ट्रायंगल बना लेते हैं। इस बार अगर हम थीटा एंगल यहाँ ना बना के दूसरी जगह बनाते हैं, तो इस थीटा एंगल के बेस पे जो अपोजिट साइड है वो ये बन जाएगी। हम कहेंगे इसको अपोजिट साइड, यानी परपेंडिकुलर। थीटा एंगल के जो साथ वाली साइड है, हम इसको कहेंगे बेस, यानी एडजेसेंट साइड। और ये जो लॉन्गेस्ट साइड है, इसको तो हाइपोटेनस ही कहना है हमको। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को समझने के लिए हम एक यूनिट सर्कल का यूज़ कर रहे होते हैं। यूनिट सर्कल का मतलब है एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस हम एक यूनिट लेके चलेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन होता है कि हम एक यूनिट ही क्यों ले रहे हैं। तो एग्जाम्पल होगा इसका, जैसे मान लो हमारे पास 3 पेन दे रखे हैं। 3 पेन हमको कहा जा रहा है 18 रुपये के हैं। हमें कहा जाता है कि 5 पेन का प्राइस बताओ। बहुत आसानी से कर सकते हैं हम ये। हमें 3 पेन का प्राइस पता है 18 रुपये, तो हम एक पेन का प्राइस निकाल सकते हैं 18 डिवाइडेड बाय 3, 3 6 18, यानी में एक पेन का प्राइस चल गया कि 6 रुपये एक पेन का प्राइस होगा। तो हम 5 पेन का प्राइस निकाल सकते हैं। हम कहेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 6, 5 पेन निकालने हैं। एक पेन का प्राइस है 6 रुपये, तो 5 6 30। हमें पता चल जाएगा 5 पेन का प्राइस है 30 रुपीज़। जैसे हमने यहाँ पर रेफरेंस लिया कि एक पेन का प्राइस 6 रुपये है, वैसे ही हम यूनिट सर्कल के अंदर एक यूनिट यूज़ करते हैं ताकि हमें कैलकुलेशन करने में आसानी हो और हम चीज़ों को समझ पा रहे हो। अब यूनिट सर्कल हम यूज़ ही क्यों कर रहे हैं? तो ऐसा होता है, अगर हम एक राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल हमने ली, इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर अगर हम एक थीटा एंगल लेते हैं, तो इस थीटा एंगल को हम या तो 0 डिग्री लेकर आ सकते हैं, ये 0 डिग्री कुछ ऐसा बन जाएगा इसके ऊपर ही, या तो हम इसको 90 डिग्री तक लेके जा सकते हैं। ये जो थीटा एंगल है, ये 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में ही रहेगा। अगर हमें बड़ा एंगल चाहिए हुआ तो हमें अलग से एक ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। अब इस प्रॉब्लम के लिए हम एक यूनिट सर्कल का यूज़ कर रहे हैं। यूनिट सर्कल के अंदर हम चाहे तो 30 डिग्री का एंगल बना सकते हैं, ये 30 डिग्री का एंगल राइट एंगल बन रहा होगा इस जगह पर। चाहे तो हम यहाँ पर 60 डिग्री का बना सकते हैं, ये भी राइट एंगल बनेगा। अगर हमें 120 डिग्री चाहिए होगा तो यहाँ से 120 डिग्री भी बना सकते हैं हम, ठीक है। ये भी यहाँ पर राइट एंगल बना के दे रहा होगा। तो रोटेशन को मेजर करने के लिए सर्कल परफेक्ट रहता है, इसलिए हम यूनिट सर्कल का यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि सभी एंगल को हम यूनिट सर्कल के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखते हैं साइन फंक्शन का मतलब क्या होगा। साइन फंक्शन को अगर हम एक लाइन में कहें तो साइन फंक्शन का मतलब है साइन फंक्शन मेजर्स वर्टिकल हाइट। वर्टिकल हाइट क्या मतलब है इस बात का? अगर हम एक राइट एंगल को बना के देखें, एक राइट एंगल ट्राइंगल हमने लिया। इस राइट एंगल के अंदर अगर हम एक एंगल लेते हैं थीटा एंगल, इस थीटा एंगल के बेस पे हमें साइड पता चल जाएंगी। ये हाइपोटेनस है, थीटा एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, और ये है बेस। अब साइन फंक्शन हमको कहता है कि हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर के बीच में रिलेशनशिप थीटा एंगल के बेस पे। अगर एक हमको थीटा एंगल दे रखा है तो हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर के बीच में क्या रिलेशनशिप होएगी वो बताएगा हमको साइन फंक्शन। तो साइन फंक्शन हम कहेंगे साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। क्या मतलब है इस बात का? यूनिट सर्कल से देखते हैं क्या मतलब है। अगर हम एक यूनिट सर्कल बना के देखें तो यूनिट सर्कल के अंदर हमने रेडियस लिया था 1 यूनिट। अब इस यूनिट सर्कल के अंदर अगर हम एक एंगल ड्रॉ करें 30 डिग्री का एंगल, मान लेते हैं 30 डिग्री एंगल। इस 30 डिग्री एंगल पे ये जो भी पॉइंट बना सर्कल के ऊपर, हम देखेंगे इस पॉइंट की कुछ हाइट यहाँ पर बनी। अब ये जो भी हाइट बनी और ये जो हाइपोटेनस हमको दे रखा है 1 यूनिट, इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप है जो बताएगा हमको साइन फंक्शन। साइन 30 डिग्री हमको कहेगा, थीटा एंगल यहाँ पर 30 डिग्री है, तो साइन 30 डिग्री हमको कहेगा 1/2। इस बात का मतलब है कि राइट एंगल के अंदर अगर एंगल हमको 30 डिग्री दे रखा है तो हाइपोटेनस हमको जितना भी दे रखा हो इसका हाफ होगा ये वर्टिकल हाइट। क्या मतलब हुआ? अगर हमें हाइपोटेनस 1 यूनिट दे रखा है तो गारंटीड ये जो वर्टिकल हाइट है ये 0.5 के इक्वल ही होगा, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा। हम इसको ऐसा समझ सकते हैं जैसे अगर हम एक ट्राइंगल लेते हैं, इस ट्राइंगल के अंदर अगर हम इन इंटीरियर एंगल का सम करें तो हमें पता है इसका आंसर होगा 180। अगर मान लेते हैं ये एंगल हमको दे रखा है 90 डिग्री, दूसरा एंगल हमको दे रखा है 60 डिग्री, तो हम यहाँ से पता लगा सकते हैं कि जो तीसरा एंगल है ये कितने डिग्री का होगा।
इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, 90 + 60 हमें दे रखा है 150। तो गारंटीड ये जो एंगल है ये 30 डिग्री का ही होगा, इसको 30 डिग्री का ही होना पड़ेगा। सेम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अगर हमें एक राइट एंगल दे रखा है, एंगल हमें पता है 30 डिग्री, तो हाइपोटेनस के बेस पे हम पता लगा सकते हैं वर्टिकल हाइट कितनी है। साइन 30 डिग्री पे 1/2, यानी हाइपोटेनस अगर हमको 1 यूनिट दे रखा है तो वर्टिकल हाइट 0.5 के इक्वल ही होगा। अगर हाइपोटेनस हमको 10 दे रखा है तो गारंटीड वर्टिकल हाइट 5 के इक्वल ही होगा। अगर हम एंगल को कम ज़्यादा करके देखें, 1 यूनिट सर्कल और लेते हैं। अगर इस बार हम एंगल 0 डिग्री का लेते हैं, जो हम यहाँ पर इस तरीके से ले रहे थे एंगल को, अगर हम 0 डिग्री का लेते हैं यानी ये जो रेडियस था, जो हाइपोटेनस था, वो इसी लाइन के ऊपर आ जाएगा। अब देख रहे हैं यहाँ पर जो एंगल है वो 0 डिग्री है, और हम देखेंगे ये जो भी पॉइंट बना इस पे जो वर्टिकल हाइट है वो 0 है। साइन फंक्शन भी हमको यही कहेगा कि साइन 0 डिग्री 0 के इक्वल होता है। इस बात का मतलब अगर एंगल यहाँ पर 0 डिग्री दे रखा है तो इस पॉइंट की जो हाइट होगी वर्टिकल हाइट वो भी 0 के इक्वल ही होगी। अगर हम एंगल को बढ़ा के देखें, एक और यूनिट सर्कल, अगर इस बार हम एंगल को देखें 45 डिग्री लेके, 45 डिग्री, अब ये जो भी पॉइंट बना इसकी जो भी वर्टिकल हाइट है, गारंटीड साइन फंक्शन हमको कहेगा साइन 45 डिग्री इक्वल्स टू √2/2। यानी इस बात का मतलब है अगर हाइपोटेनस हमको 1 यूनिट दे रखा है तो इसका √2/2 पार्ट इक्वल होगा वर्टिकल हाइट के। अगर हम एंगल को 60 डिग्री लेके देखें, एक और यूनिट सर्कल लेते हैं। यूनिट सर्कल के अंदर अगर हमने एंगल लिया 60 डिग्री, तो ये जो भी वर्टिकल हाइट बन रही होगी साइन फंक्शन हमको बताएगा साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू √3/2। यानी अगर ये हाइपोटेनस हमको 1 यूनिट दे रखा है तो इसका √3/2 पार्ट इक्वल होगा वर्टिकल हाइट के इक्वल। अगर हम इसको 90 डिग्री लेके देखें, एक यूनिट सर्कल और लेते हैं। अब यहाँ पर जो हम एंगल ले रहे थे थीटा एंगल, अगर हम उसको 90 डिग्री लेते हैं, 90 डिग्री मतलब इस जगह पर बन रहा होगा ये लाइन। अब हम देखेंगे ये जो वर्टिकल हाइट थी, जब हम 30 डिग्री का एंगल ले रहे थे, 45 का ले रहे थे, तो ये जो वर्टिकल हाइट थी, ये वर्टिकल हाइट कुछ इस तरह से मिलते हुए इधर मिल जाएगी इस लाइन के ऊपर ही। यानी जो ये वर्टिकल हाइट है, ये जो हाइपोटेनस हमको दे रखा है ये यहाँ पर आया, तो ये जो वर्टिकल हाइट है ये इसी के ऊपर ओवरलैप कर रही होगी। अब ये एंगल है यहाँ पर 90 डिग्री का, और हम देखेंगे ये जो पॉइंट है ओरिजिन से 1 यूनिट दूर है, क्योंकि हमने जो रेडियस है, जो हाइपोटेनस है, वो 1 यूनिट लिया था। तो सेम साइन फंक्शन भी हमको यही बताएगा कि साइन 90 डिग्री पे 1 होता है। इसका मतलब अगर हमने एंगल लिया 90 डिग्री, तो अगर हाइपोटेनस हमको 1 यूनिट दे रखा है तो हाइट भी 1 यूनिट के ही इक्वल हो जाएगी, जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर। ये बताता है हमको साइन फंक्शन। अगर हम एक लाइन में लिखें इसको तो कहेंगे व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द हाइपोटेनस लेंथ बिकम्स वर्टिकल। यानी हाइपोटेनस का कितना फ्रैक्शन वर्टिकल हाइट के इक्वल होगा, ये बता रहा होगा हमको साइन फंक्शन। अब यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन आएगा कि जब हमने कहा साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के, ये हमने लिया था। अब यहाँ पर हम ऐसा भी तो कह सकते हैं कि हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर ले लो, इसमें क्या गलत है? तो इसको भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर हम यूनिट सर्कल को समझें, अगर मान लेते हैं हमें एंगल दे रखा है 0 डिग्री, हम 0 डिग्री मतलब इसी के ऊपर ओवरलैप कर रही होगी लाइन। अब यहाँ पर एंगल अगर हमें 0 डिग्री दे रखा है तो यहाँ पर हाइट आएगी 0। अब जैसा हमें साइन थीटा बता रहा है, साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अगर हम इस एंगल के हिसाब से देखें, 0 डिग्री एंगल के हिसाब से, तो हाइट हमको दे रखी है 0 डिग्री और हाइपोटेनस हमको दे रखा है 1 यूनिट, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हम हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर ले रहे होते तो हम देखेंगे हाइपोटेनस है 1 यूनिट और परपेंडिकुलर यानी जो वर्टिकल हाइट है वो आई है 0। अब अगर इसको देखें हम तो डिनोमिनेटर में 0 आ गया, यानी ये वैल्यू हो गई अनडिफाइंड। अब ये वैल्यू जब अनडिफाइंड हो गई तो साइन को h/p करके यूज़ करना ज़्यादा फायदे में नहीं रहेगा, हम उसको अच्छे से यूज़ नहीं कर पा रहे होंगे, नेचुरली हाइट को रिलेट नहीं कर पा रहा होगा। दूसरा हम ये भी देख सकते हैं कि मान लेते हैं हमें एक राइट एंगल दे रखा है 3, 4 और 5। अगर हम इसमें देखें, अगर p/h करके वैल्यू हम लेते हैं, थीटा एंगल मान लेते हैं ये दे रखा है हमको, ठीक है। p/h करके अगर हम देखें तो परपेंडिकुलर ये रहा, थीटा एंगल के अपोजिट साइड 3 दे रखा है हमको, अपॉन में 5 जो कि हमें हाइपोटेनस दे रखा है। अगर इस वैल्यू को हम देखेंगे तो ये आएगी 0.6। लेकिन अगर हम h/p करके अगर वैल्यू को लेते हैं तो या था 5/3
अगर कैलकुलेट करते हैं इसको तो 1.67 करके कुछ आ रहा होता है वैल्यू। अब अगर पी बाई एच करके ले रहे हैं हम तो हम देखेंगे ये जो भी वैल्यू आ रही है यहाँ पर ये हमेशा 0 से ग्रेटर देन होगी, ग्रेटर देन इक्वल, और लेस देन इक्वल होगी 1 के। जो भी साइन थीटा की वैल्यू आ रही है वो 0 से बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी एक्यूट एंगल के लिए। अब यहाँ पर अगर हम पी बाई एच करके ले रहे हैं तो वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में आ रही है एक्यूट एंगल के लिए, तो ये डायरेक्टली रिलेट करता है वर्टिकल हाइट से। तो साइन फंक्शन हम डायरेक्टली वर्टिकल हाइट के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। अगर एच बाई पी करके लेंगे तो वो अलग वैल्यू हमको दे रहा होगा, एक बड़ी वैल्यू आ सकती है, और 0 डिग्री एंगल पर ये अनडिफाइंड हमको दे रहा होगा वैल्यू। इसीलिए हम पी बाई एच करके वैल्यू को यूज़ कर रहे होते हैं ताकि हम डायरेक्टली वर्टिकल हाइट से रिलेट कर पा रहे हो साइन फंक्शन को। एक एग्जांपल देखते हैं। मान लेते हैं एक सरफेस के ऊपर हमें एक प्लेन दे रखा है, एक प्लेन होगा जो टेक ऑफ करता है एक 30 डिग्री के एंगल पर। मान लेते हैं ये 30 डिग्री एंगल है, यहाँ पर ये प्लेन टेक ऑफ करता है। हम देखेंगे ये जो भी हाइट आ रही है यहाँ पर इधर से एक राइट एंगल बनेगा। अब हमसे कहा जाता है कि ये जो प्लेन है इसने टोटल 1000 मीटर्स ट्रैवल करा। तो हमसे पूछा जाता है कि प्लेन कितनी हाइट पर उड़ रहा है ये हमें बताओ। तो हम ये साइन फंक्शन से निकाल सकते हैं। हम कहेंगे साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस के। अब यहाँ पर साइन थीटा हमको पता है, साइन 30 डिग्री हमको दे रखा है, परपेंडिकुलर हमको निकालना है, और हाइपोटेनस हमको दे रखा है 1000। तो परपेंडिकुलर यहाँ से निकाल सकते हैं हम, परपेंडिकुलर इक्वल्स टू हाइपोटेनस मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। कैलकुलेट करेंगे अगर यहाँ से तो परपेंडिकुलर हमारे पास निकल कर आएगा 500 मीटर्स। यानी अगर एक प्लेन 30 डिग्री के एंगल पर अगर टेक ऑफ करता है और 1000 मीटर अगर उसने ट्रैवल करा तो गारंटीड वो 500 मीटर्स की हाइट पर उड़ रहा होगा। इस तरह से हम साइन फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। अब अगर हमें साइन थीटा समझ में आ गया तो बाकी सारे रेशियोज को समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। कोसाइन थीटा को समझते हैं क्या होगा। कॉस थीटा, कॉस थीटा हमको कहता है कोसाइन फंक्शन मेजर्स हॉरिजॉन्टल लेंथ। क्या मतलब है इस बात का। अगर हम एक राइट एंगल बना के देखें, ये राइट एंगल थीटा एंगल इसको ले लेते हैं हम। थीटा एंगल के बेस पे हमें सारी साइड पता चल जाएंगी कि ये परपेंडिकुलर है, बेस दे रखा है हमको, और ये हाइपोटेनस जो लॉन्गेस्ट साइड है। अब यहाँ पर जो कॉस थीटा है वो हमें बताएगा ये जो भी हाइपोटेनस हमको दे रखा है और जो बेस है इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है ये हमको बता रहा होगा कॉस थीटा। इन दोनों के बीच रिलेशनशिप बताएगा हमको। तो कॉस थीटा हम कहेंगे कॉस थीटा इक्वल्स टू बी बाई एच, यानी बेस और हाइपोटेनस का रेशियो एक स्पेसिफिक एंगल के ऊपर हमें बताएगा कॉस थीटा। अगर इसको यूनिट सर्कल से समझें तो एक यूनिट सर्कल बनाते हैं। इस यूनिट सर्कल के अंदर अगर हम मान लेते हैं एंगल ले रहे हैं 60 डिग्री, ये एंगल हमने 60 डिग्री लिया, तो यहाँ पर ये जो भी पॉइंट बना इसकी कुछ हाइट होगी। यहाँ पर हाइट तो हम साइन थीटा से निकालेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे ओरिजिन से ये जो भी पॉइंट है एक्स एक्सिस पर भी कुछ दूर जा रहा होगा, ये यहाँ पर भी कुछ लेंथ जनरेट हो रही होगी ये वाली। अब ये जो भी लेंथ बनी ये मेजर करी जाएगी हाइपोटेनस के रिस्पेक्ट में एक स्पेसिफिक एंगल के ऊपर जो हमें बताएगा कॉस थीटा। तो कॉस 60 डिग्री हमें एक वैल्यू देता है जिसे हम कहेंगे 1/2। यानी इस बात का मतलब ये है कि अगर हमें एंगल दे रखा है 60 डिग्री, हाइपोटेनस अगर हमें 1 यूनिट दे रखा है तो गारंटीड इस हाइपोटेनस का हाफ होगा ये जो बेस हमको दे रखा है ये जो डिस्टेंस है ये हाइपोटेनस के हाफ के इक्वल ही होगा अगर एंगल लिया हमने 60 डिग्री। अगर हम एंगल को चेंज करके देखें, एक और यूनिट सर्कल लेते हैं। इस बार अगर हम 0 डिग्री लेते हैं एंगल को, यानी ये जो एंगल इस तरह से बन रहा था ये लाइन हम इसको 0 डिग्री ले रहे हैं, यानी इसी के ऊपर ओवरलैप कर रही होगी इस तरीके से। तो ये जो पॉइंट यहाँ पर बन रहा था अब ये पॉइंट यहाँ पर बनेगा। देखेंगे यहाँ पर कि अगर हमने एंगल 0 डिग्री लिया तो कॉस 0 डिग्री पर हमें एक वैल्यू दे रहा है 1, क्योंकि ये रेडियस हमने यहाँ पर 1 लिया था 1 यूनिट, क्योंकि ये यूनिट सर्कल है। तो कॉस 0 डिग्री पर हमको वैल्यू देगा 1। यानी इस बात का मतलब है अगर एंगल हमने 0 डिग्री लिया तो ये जो पॉइंट है ये ओरिजिन से 1 यूनिट दूर जा रहा है एक्स एक्सिस पर। अगर एंगल को हम 30 डिग्री लेके देखें, 1 यूनिट सर्कल और लेते हैं, अगर एंगल लिया हमने 30 डिग्री तो यहाँ पर जो ओरिजिन से जो ये लेंथ बनी इस पॉइंट तक, ये जो लेंथ होगी बताएगा हमको कॉस 30 डिग्री इक्वल्स टू √3/2। यानी अगर हमें हाइपोटेनस 1 यूनिट दे रखा है तो इसका √3/2 पार्ट इक्वल होगा इस हॉरिजॉन्टल लेंथ के इक्वल जो ओरिजिन से डिस्टेंस बना रहा है। अगर हम इसको 45 डिग्री लेते हैं, ओरिजिन से अगर हमने 45 डिग्री का एंगल बनाया
तो 45 डिग्री पे हम देखेंगे ओरिजिन से ये जो डिस्टेंस आ रहा है ये गारंटेड इक्वल होगा cos 45 डिग्री इक्वल्स टू √2/2, इसके इक्वल होगा। और अगर हम एंगल को लेते हैं 90 डिग्री, एक यूनिट सर्कल और लेते हैं, अगर इस बार हमने एंगल लिया 90 डिग्री, यानी जो लाइन इस तरह से बन रही थी, जो हाइपोटेनस इस तरह से बन रहा था, अब वो यहाँ पर बनेगा क्योंकि एंगल 90 डिग्री का है, यहाँ पर बना। तो हम देखेंगे ये जो पॉइंट आ रहा है ओरिजिन से एक्स एक्सिस पर इसका जो डिस्टेंस है वो 0 है, तो कॉस 90 डिग्री हमको एक वैल्यू देगा 0, यानी अगर 90 डिग्री एंगल लिया तो एक्स एक्सिस पर ओरिजिन से ये 0 यूनिट दूर पर है। ये हमको बताता है कॉस थीटा। यानी इसको अगर हम एक लाइन में लिखें तो हम कहेंगे व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द हाइपोटेनस लेंथ बिकम्स हॉरिजॉन्टल, यानी हाइपोटेनस की लेंथ का कितना फ्रैक्शन इक्वल होगा हॉरिजॉन्टल पार्ट के इक्वल। अब यहाँ पर भी एक क्वेश्चन आएगा कि हमने कॉस थीटा को b/h करके ही क्यों लिया, हमने बेस अपॉन हाइपोटेनस, हमने इसको h/b करके क्यों नहीं लिया। तो ये दूसरी रेशियो है जिसे हम कहेंगे सीकेंट थीटा, सीकेंट फंक्शन होगा ये अलग वैल्यू है जिसका अलग दूसरा काम होता है। बाकी अगर हमने h/b करके लिया तो देखते हैं इसके क्या नुकसान होंगे। अगर हम यहाँ पर एंगल लेते हैं 90 डिग्री, तो हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि ये जो भी पॉइंट बन रहा होगा एक्स एक्सिस से ये ओरिजिन से 0 यूनिट दूर पर है। तो अगर हम b/h करके वैल्यू लेते हैं, जैसे हम लेते हैं, तो ये वैल्यू आएगी 0, यानी बेस हमारा 0 है और रेडियस हमको दे रखा है 1 यूनिट, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0, जो कि बिल्कुल सही है। लेकिन अगर हम h/b करके वैल्यू को ले रहे होते तो ये वैल्यू आती है हमारे पास 1/0, हाइपोटेनस हमें 1 यूनिट दे रखा है, बेस हमें दे रखा है 0, तो ये वैल्यू बन जाती है अनडिफाइंड, जो कि गलत हो जाता। इसीलिए हम cos थीटा को b/h करके यूज़ कर रहे होते हैं। अगर एक एग्जांपल और लें, मान लेते हैं कि हमें राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, बेस 3, परपेंडिकुलर 4 और हाइपोटेनस 5। अगर हम इस ट्रायंगल को देखें तो जो भी cos थीटा होगा ये वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल होगी 0 के और लेस देन इक्वल होगी 1 के एक्यूट एंगल के लिए। अब यहाँ पर अगर हम b/h करके लेते हैं cos थीटा को, तो यहाँ पर बेस हमें दे रखा है, अगर थीटा एंगल इसको लेते हैं हम, तो बेस हमको दे रखा है 3 और हाइपोटेनस हमको दे रखा है 5 यूनिट, तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास 0.6। अगर हम h/b करके लेते हैं तो हाइपोटेनस हमको 5 यूनिट दे रखा है, बेस होता है हमारे पास 3 यूनिट, इसको देखते हैं अगर तो ये आता है 1.67, जो कि 1 से बड़ी हो गई वैल्यू। अब ऐसा करने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन अगर ये वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में आती है एक्यूट एंगल के लिए, तो हम उसको डायरेक्टली रिलेट कर पा रहे होते हैं कि cos थीटा डायरेक्टली मेजर कर रहा है इस हॉरिजॉन्टल लेंथ को, इसीलिए हम b/h करके यूज़ कर रहे होते हैं cos थीटा। एक एग्जाम्पल देखते हैं, मान लेते हैं एक सरफेस के ऊपर एक बच्चा है जो एक ड्रोन को उड़ा रहा है, और ड्रोन मान लेते हैं यहाँ पर उड़ रहा है, ये एक ड्रोन मान लेते हैं हम। अब हमें ये बात पता है कि जो भी ड्रोन उड़ रहा है यहाँ से वो 60 डिग्री एंगल पर उड़ रहा है, यहाँ से जो एंगल बन रहा होगा 60 डिग्री का है, और ड्रोन का जो डिस्टेंस है ये हमको मान लेते दे रखा है 100 मीटर। हमसे कहा जाता है कि हॉरिजॉन्टली ड्रोन कितनी दूरी पर उड़ रहा है ये फाइंड करके दो हमको, तो हम कहेंगे cos थीटा इक्वल्स टू b/h, क्योंकि हमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। cos थीटा हमको दे रखा है 60 डिग्री, बेस हमको निकालना है और हाइपोटेनस हमको दे रखा है 100 मीटर्स। अगर इसको कैलकुलेट करें तो बेस इक्वल हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय cos 60 डिग्री, जो कि वैल्यू इक्वल होती है 1/2 के इक्वल। तो देखेंगे यहाँ पर बेस हमारे पास निकल कर आया 50 मीटर्स। हमने देखा यहाँ पर अगर हाइपोटेनस हमको 100 मीटर दे रखा है तो जो बेस होगा गारंटीड वो 50 मीटर ही होगा, क्योंकि एंगल यहाँ पर 60 डिग्री का है इसीलिए। अब इतना समझने के बाद हम ये चीज़ समझ सकते हैं कि एक यूनिट सर्कल के अंदर अगर हम एक यूनिट सर्कल लेते हैं तो इस पे हम अगर एक पॉइंट बनाते हैं, ये पॉइंट हमने अगर लिया तो ये जो वर्टिकल हाइट है हम इसको कहेंगे साइन थीटा, और ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमको दे रखा है हम इसको कहेंगे कॉस थीटा। यानी सीधा सा मतलब है ये जो पॉइंट है हम इसको कह रहे होंगे कॉस थीटा साइन थीटा। जैसे हम लेते हैं एक्स और वाई, एक्स हमको दे रखा है कॉस थीटा और वाई हमको दे रखा है साइन थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा देख समझने के बाद अब देखते हैं tan फंक्शन कैसे काम कर रहा होगा। तो टेंजेंट को हम कहेंगे टेंजेंट मेजर्स स्टीपनेस, यानी इस बात का मतलब है
एक राइट एंगल के अंदर कितनी ढलान दे रखी है ये कैलकुलेट करके देगा हमको tan थीटा। जैसे अगर हम एक राइट एंगल बनाने की कोशिश करें, एक राइट एंगल बनाते हैं, 10 मीटर इसका बेस दे रखा है और इसकी जो वर्टिकल हाइट दे रखी है मान लेते हैं इसको हम 8 मीटर। इस पे देखेंगे कि ये जो हाइपोटेनस हम हमारे पास बना, इस पे जो ढलान बनकर आ रही है, ये ढलान कुछ बनी यहाँ पर। अगर हम बेस को और परपेंडिकुलर को चेंज करके देखें, मान लेते हैं बेस हमने इस बार लिया 10 मीटर और परपेंडिकुलर लेते हैं 2 मीटर। अब देखेंगे यहाँ पर ये जो हाइपोटेनस हमको दे रखा है इसमें तो कोई चेंज नहीं है, ये मान लेते हैं उतना का उतना ही है। लेकिन हमने परपेंडिकुलर को चेंज करा तो इसकी जो भी ढलान है इसमें चेंज आया। देख रहे होंगे हम ढलान पहले से कम हो गई। अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ से गिरेगा नीचे तो इसकी ढलान कम हो चुकी है पहले से। तो tan थीटा हमको कहता है फॉर एवरी 1 यूनिट you move horizontally, how many units do you move vertically? यानी tan थीटा हमको कह रहा है अगर हम 1 यूनिट हॉरिजॉन्टली मूव करते हैं तो कितना यूनिट हम राइज हुए, ये कैलकुलेट करके दो, ये बताएगा हमको tan थीटा। यानी हम स्लोप को कहेंगे, जो स्टीपनेस यहाँ पर बन रही है हम स्टीपनेस को कहेंगे राइज ओवर रन। यानी अगर हम 1 यूनिट हॉरिजॉन्टली मूव करते हैं तो कितना यूनिट हम राइज हुए, ये बताएगा हमको स्टीपनेस। और स्टीपनेस को ही हम कहते हैं tan थीटा। तो tan थीटा क्या बनेगा इधर, राइज, यानी हम कितना राइज हुए, ओवर रन, कितना हम हॉरिजॉन्टली आगे बढ़ रहे हैं। राइज का मतलब था परपेंडिकुलर, ये जो वर्टिकल हाइट बन रही है इसको हम कहेंगे। और रन मतलब है हॉरिजॉन्टली कितना मूव करे। हॉरिजॉन्टली मतलब ये बेस था हमारे पास, ये बेस दे रखा है, तो tan थीटा मतलब होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। अब अगर हम इस ट्राइंगल के हिसाब से काम करें, हमें परपेंडिकुलर दे रखा है 2 मीटर और बेस हमको दे रखा है 10 मीटर। तो यहाँ से हम कहेंगे जो स्लोप है वो है 0.2, जो ढलान बनी वो है 0.2। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन होता है कि हमने हाइपोटेनस क्यों यूज़ नहीं करा। तो जैसा हम देख रहे हैं इसके अंदर जो ढलान है वो बेस और परपेंडिकुलर के बेस पे डिपेंड कर रहा है। हाइपोटेनस का कोई रूल नहीं है कि ढलान कितनी होगी, हाइपोटेनस कितना भी लें, लेंथ से कोई मतलब नहीं है हमको, हमें चाहिए ढलान कितनी होगी। तो ढलान हमें पता चलेगी राइज ओवर रन से। हम 1 यूनिट अगर आगे बढ़ रहे हैं तो कितना हाइट हमने गेन करी, ये बता रहा है हमको tan थीटा। तो यहाँ से स्लोप हमने कही राइज ओवर रन। अब यहाँ से एक क्वेश्चन होगा कि हमने जैसे tan थीटा को p/h लिया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या हम इसको बेस अपॉन परपेंडिकुलर कह सकते हैं? अगर हम p/b करके लेते हैं तो एक एग्जांपल के लिए राइट एंगल बनाते हैं, बेस दे रखा है हमको 8 मीटर और वर्टिकल हाइट हमको दे रखी है 4 मीटर। अगर हमें इस राइट एंगल ट्राइंगल को देखें तो परपेंडिकुलर हमको दे रखा है 4 मीटर और बेस हमको दे रखा है 8 मीटर। तो हम कहेंगे इसके जो भी स्लोप बनी वो है 0.5। अब इसके अंदर हमें कहा जा रहा है अगर हम 1 यूनिट आगे बढ़ रहे हैं तो कितना यूनिट हम क्लाइम करें, कितना यूनिट हम राइज हुए, ये बताओ हमको। ये कह रहा है हमको tan थीटा। और ये एक नेचुरल वे है पूछने का कि ढलान कितनी है। अगर हम ढलान पूछते हैं किसी से तो हम ये कहेंगे कि अगर हम 1 यूनिट आगे बढ़ रहे हैं तो कितना यूनिट हम ऊपर गए। अगर हम ऐसा कहेंगे कि अगर हम 1 यूनिट राइज हुए तो कितना यूनिट हम आगे बढ़े होंगे। अगर हम इस तरीके से कहेंगे तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये नेचुरल नहीं है। नेचुरल वे ये होगा कि अगर हम 1 यूनिट आगे बढ़ रहे हैं तो कितना यूनिट हम राइज हुए, ये बताओ हमको। इसीलिए हम राइज ओवर रन यूज़ करते हैं, रन ओवर राइज यूज़ नहीं करते। अब यहाँ से स्लोप हमने समझी कि स्लोप का मतलब है राइज ओवर रन, यानी कितना हम राइज हुए ओवर कितना हम हॉरिजॉन्टली आगे मूव करें। अब राइज का मतलब था वर्टिकल हाइट, ये जो परपेंडिकुलर हमको दे रखा है, और परपेंडिकुलर को कैलकुलेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं साइन थीटा। तो हम राइज की जगह पे लिख सकते हैं साइन थीटा ओवर रन, मतलब था बेस, बेस कितना है, और बेस को ये जो हॉरिजॉन्टल लेंथ है इसको कैलकुलेट करने के लिए हम यूज़ कर रहे थे कॉस थीटा का, तो रन की जगह पे हम लिख सकते हैं कॉस थीटा। और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा यानी राइज ओवर रन, इसी को हम कहते हैं tan थीटा। अब यहाँ पर अगर इसकी वैल्यूज़ को समझें हम तो एक यूनिट सर्कल लेते हैं, एक यूनिट सर्कल हमने लिया। अगर इस यूनिट सर्कल के अंदर अगर एंगल हम लेते हैं 45 डिग्री का, 45 डिग्री, तो 45 डिग्री के अंदर अगर हमें ये जो हॉरिजॉन्टल लेंथ है यहाँ तक, ये वाली जो लेंथ है, अगर ये 1 यूनिट दे रखी है तो गारंटीड ये जो वर्टिकल हाइट होएगी ये भी 1 यूनिट के ही इक्वल होएगी। तभी यहाँ पर ये जो स्लोप है ये 1 के इक्वल आ रही है।
तो हम कहेंगे यहाँ पर tan 45 डिग्री का मतलब होता है 1, यानी जो ढलान है वो 1 है, यानी अगर हम 1 यूनिट आगे बढ़ रहे हैं तो 1 यूनिट ही हम राइज कर रहे हैं। अगर हम एंगल को 0 डिग्री लेके देखें, ये जो भी एंगल है यहाँ पर अगर हम इसको 0 डिग्री लेते हैं यानी इसी के ऊपर ओवरलैप कर जाएगी, तो हम कहेंगे यहाँ पर जो भी स्लोप है, जो भी ढलान है वो 0 के इक्वल है। तो tan 0 डिग्री पर भी हमको 0 दे रहा होता है। अगर हम 30 डिग्री पे देखें तो एक यूनिट सर्कल और लेते हैं, एक यूनिट सर्कल, अगर इसके अंदर हम एंगल लेते हैं 30 डिग्री, तो 30 डिग्री पर ये जो भी स्लोप बनकर आ रही होगी वो गारंटीड इक्वल होगी tan 30 डिग्री इक्वल्स टू 1/√3। अगर हम इसको 60 डिग्री लेके देखें यूनिट सर्कल के अंदर, अगर हमने एंगल लिया 60 डिग्री, ये एंगल हमने लिया 60 डिग्री, तो ये जो बेस दे रखा है और राइज है, तो यहाँ पर जो tan 60 डिग्री होगा वो हमको वैल्यू देता है √3, यानी जो स्लोप है ये √3 के इक्वल है। यानी अगर हम 1 यूनिट आगे बढ़ते हैं तो √3 यूनिट हम राइज कर रहे होंगे, ऊपर की तरफ बढ़ रहे होंगे। अगर हम एंगल को 90 डिग्री लेके देखें, एंगल अगर हमने यहाँ पर 90 डिग्री लिया तो 90 डिग्री पर हम देखेंगे यहाँ पर ढलान बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पर हम कैसे कहेंगे कि अगर हम 0 यूनिट आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर पूरी पूरी ढलान हमको दे रखी है, तो यहाँ पर हम कहते हैं tan 90 डिग्री पर हमको वैल्यू देता है अनडिफाइंड। अनडिफाइंड क्यों? क्योंकि हम अगर 0 यूनिट आगे बढ़ रहे हैं तो ये पूरी ढलान हमको दे रखी है, तो 0 यूनिट आगे बढ़ने पर हमें ये ढलान दे रखी है, तो इसको हम इसलिए अनडिफाइंड कहते हैं। अगर इसका एग्जांपल देखें हम, तो मान लेते हैं एक सरफेस पे यहाँ पर एक बिल्डिंग हमको दे रखी है, ये बिल्डिंग हम ले लेते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं एक बच्चा 45 डिग्री एंगल पर इस बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है। यहाँ पर ये जो एंगल है ये 45 डिग्री है, और इसी एंगल पर कैलकुलेट करके देखा गया कि ये जो बिल्डिंग है इससे जो ये डिस्टेंस दे रखा है हमको, जो हॉरिजॉन्टल लेंथ दे रखी है, मान लेते हैं ये हमें दे रखी है 80 मीटर। हमसे कहा जाता है ये जो वर्टिकल हाइट हमको दे रखी है, बिल्डिंग की हाइट, इसको कैलकुलेट करके दो। एंगल हमको दे रखा है 45 डिग्री, ठीक है, तो ये हाइपोटेनस होगा, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। हम यहाँ से परपेंडिकुलर को कैलकुलेट कर सकते हैं, कहेंगे यहाँ पर tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब यहाँ से हमें परपेंडिकुलर कैलकुलेट करना है तो उसको एक तरफ रखते हैं, बेस मल्टीप्लाई में tan थीटा। बेस हमको दे रखा है 80 मीटर मल्टीप्लाई में tan 45 डिग्री, और 45 डिग्री पे tan होता है 1 के इक्वल, यानी स्लोप 1 के इक्वल होगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं परपेंडिकुलर इक्वल हुआ 80 मीटर के इक्वल, यानी इस बात का मतलब है ये जो बिल्डिंग की हाइट होगी ये भी 80 मीटर के इक्वल ही होगी। इस तरह से हम tan फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। अब अगर हमें साइन थीटा समझ में आ गया तो कोसेकेंट थीटा समझना हमारे लिए आसान होगा। अब हम कोसेकेंट थीटा को कहेंगे, जिसको हम कॉसेक थीटा भी कहते हैं। कॉसेक थीटा रेसिप्रोकल होगा, रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। जो भी हमें साइन थीटा दे रखा होगा उसका अगर हम रेसिप्रोकल कर दें, उसका उल्टा कर दें अगर, तो वो इक्वल होगा कोसेकेंट थीटा के। अब ये बात हमें पता है कि साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के, तो कोसेकेंट थीटा होगा, कोसेकेंट थीटा इक्वल होगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर के। अब यहाँ पर ये करेगा क्या, कोसेकेंट थीटा कैलकुलेट करेगा, ये बताता है हमको हाउ मेनी टाइम्स लार्जर इज द हाइपोटेनस देन द अपोजिट साइड। अपोजिट साइड का कितना गुना होगा हाइपोटेनस, ये बताएगा हमको कोसेकेंट फंक्शन। एग्जाम्पल देखते हैं इसका कैसे काम करेगा। अगर हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं 30 डिग्री के ऊपर, एंगल हमको दे रखा है 30 डिग्री, ये हाइपोटेनस है, ये बेस हमको दे रखा है, और ये परपेंडिकुलर। यहाँ पर हमको कहा जा रहा है ये जो परपेंडिकुलर, ये जो हाइट हमको दे रखी है वर्टिकल हाइट, ये 8 मीटर के इक्वल है। अब ये 8 मीटर के इक्वल है और हमें एंगल दे रखा है 30 डिग्री। हमसे पूछा जा रहा है अगर वर्टिकल हाइट 8 मीटर की है तो हमें कितना हाइपोटेनस चाहिए होगा। जैसे मान लेते हैं ये एक बिल्डिंग है, यहाँ से हमको एक सीढ़ी लगानी है यहाँ तक, इस बिल्डिंग तक, तो ये सीढ़ी की लेंथ कितनी होनी चाहिए ये हमें कैलकुलेट करना है। बिल्डिंग की हाइट मान लेते हैं हमें पहले से पता है 8 मीटर, एंगल हमको पता है 30 डिग्री, तो हमें कैलकुलेट करना है कितनी लैडर यहाँ पर चाहिए होगी। तो हम कोसेकेंट थीटा लगा सकते हैं यहाँ पर, कोसेक थीटा इक्वल्स टू हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर। अब यहाँ पर हमको कैलकुलेट करना था हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस को एक तरफ रखेंगे,
परपेंडिकुलर मल्टीप्लाई बाय कोसैक 30 डिग्री, क्योंकि एंगल हमको दे रखा है 30 डिग्री। अब यहाँ से हम अगर कैलकुलेट करें कोसैक 30 डिग्री को, तो अगर साइन 30 को हम देखें, साइन 30 डिग्री हमें वैल्यू देता था 1/2, तो उसका अगर हम उल्टा कर देंगे तो वो बन जाएगा कोसैक 30 डिग्री हमको देगा 2। इसका अगर हम उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, तो 2 वैल्यू आएगी हमारे पास। तो यहाँ से परपेंडिकुलर हमको दे रखा है 8 मीटर मल्टीप्लाई बाय जो कोसैक 30 होती है वैल्यू, वो होती है 2। तो यहाँ से हम हाइपोटेनस को कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी 16 मीटर। ये जो भी हाइपोटेनस हमको चाहिए होगा, ये 16 मीटर के इक्वल होना चाहिए अगर हमें 8 मीटर हाइट को अचीव करना है 30 डिग्री के एंगल के पास। देखते हैं यहाँ पर सेकेंड फंक्शन क्या होगा, जिसको हम सेकेंड थीटा भी कहते हैं। तो सेकेंड थीटा रेसिप्रोकल होगा, रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा के। जो भी कॉस थीटा हमको दे रखा होगा, उसका अगर हम उल्टा कर दें तो वो इक्वल होगा सेकेंड थीटा के इक्वल। हम कह देते हैं जो कॉस थीटा है वो इक्वल होता है b/h के, तो सेकेंड थीटा इक्वल होगा h/b के इक्वल। अब यहाँ पर सेकेंड थीटा हमको बताएगा टू कवर 4 meters along the ground, how much ladder do I need? यानी इसको एक एग्जांपल से देखते हैं क्या कहा जा रहा है। अगर हम एक राइट एंगल बनाते हैं, यहाँ से फिर से हमको कहा जा रहा है कि एक बिल्डिंग हमको दे रखी है, हमें यहाँ तक एक लैडर पहुँचानी है। ये जो एंगल है इसको मान लेते हैं हम 60 डिग्री दे रखा है। बिल्डिंग से जो डिस्टेंस हमको दे रखा है वो है 100 मीटर्स। हमसे कहा जा रहा है ये जो हाइपोटेनस होगा, यहाँ पर जितनी भी लैडर हमको चाहिए वो कैलकुलेट करके बताओ। ठीक है, तो हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं सेकेंड थीटा को, सेकेंड थीटा इक्वल्स टू h/b। अब यहाँ से हाइपोटेनस हमको चाहिए बेस मल्टीप्लाई बाय सेकेंड थीटा, हाइपोटेनस इक्वल्स टू बेस मल्टीप्लाई बाय सेकेंड थीटा। अब यहाँ से बेस हमको दे रखा है 100 मीटर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड 60 डिग्री पर क्या वैल्यू देगा हमको, कॉस 60 डिग्री पर हमको दे रहा था 1/2, तो सीकेंड 60 डिग्री पर हमको वैल्यू देगा 2, यानी सीकेंड 60 डिग्री पर हमको 2 वैल्यू देगा। यानी हमें जो हाइपोटेनस है वो पता चल जाएगा कि हाइपोटेनस यहाँ पर 200 मीटर का होना चाहिए। अगर बिल्डिंग से जो डिस्टेंस हमको दे रखा है वो 100 मीटर है, तो गारंटीड 60 डिग्री एंगल पर ये जो हाइपोटेनस होगा, ये जो लैडर चाहिए होगी यहाँ पर, ये 200 मीटर के इक्वल ही होनी चाहिए। ये बताएगा हमको सीकेंड फंक्शन। देखते हैं कोटेंजेंट फंक्शन कैसे काम करता है। तो कोटेंजेंट फंक्शन या फिर कहें तो उसको कॉट फंक्शन रेसिप्रोकल होगा, रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा के। यानी tan थीटा अगर हमको दे रखा था p/b परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट थीटा इक्वल होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर के। यानी ये हमको आंसर करेगा हाउ फार do I move forward for every meter I rise। एग्जाम्पल से देखते हैं इसको क्या कहा जा रहा है। मान लेते हैं एक सरफेस के ऊपर हमें एक स्टेप दे रखा है, और इस स्टेप मान लेते हैं हमको दे रखा है 2 मीटर का। ठीक है, अब हमसे कहा जा रहा है यहाँ से एक व्हील चेयर को लेके जाना है इस स्टेप के ऊपर। तो हम चाहते हैं यहाँ पर एक स्लोप को बनाना, एक स्लोप बनाना चाहते हैं हम। अब इस स्लोप की जो एंगल होगा हम उसको मान लेते हैं, लेना चाहते हैं 30 डिग्री। अगर 30 डिग्री से ज़्यादा लेंगे तो हम व्हील चेयर को स्लाइड करके नहीं लेके जा पाएंगे। मान लेते हैं हमको 30 डिग्री एंगल ही चाहिए, और हाइट हमको दे रखी है 2 मीटर। ये जो स्टेप है ये 2 मीटर का हमको दे रखा है। तो हमें कहा जा रहा है कि ये जो बेस होगा ये कितना होगा, इसको हमें फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर कॉट थीटा यूज़ कर सकते हैं, कोटेंजेंट फंक्शन कॉट थीटा इक्वल्स टू b/p। अब यहाँ पर एंगल हमको दे रखा है कॉट 30 डिग्री इक्वल्स टू बेस अपॉन में परपेंडिकुलर हमको दे रखा है 2। तो यहाँ से हम कहेंगे कॉट 30 डिग्री बेस अपॉन में 2। अब यहाँ से हम बेस को कह सकते हैं बेस इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय कॉट
30 डिग्री। अब tan 30 डिग्री हमको पता है क्या होता है, tan 30 डिग्री इक्वल्स टू 1/√3 होगा। तो cot 30 डिग्री कितना होना चाहिए, इसका उल्टा कर देंगे यानी √3, यानी बेस इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय √3 जो कि इक्वल होगा 3.46 के इक्वल अप्रॉक्स वैल्यू। यानी अगर हमें हाइट दे रखी है 2 मीटर, एंगल हमें 30 डिग्री का ही लेना है, तो बेस कितना होना चाहिए, हमें कितने लेंथ की स्लोप बनानी पड़ेगी, ये हमने फाइंड करा कॉट थीटा की मदद से। तो इस तरीके से हम सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को यूज़ कर रहे होते हैं, रियल लाइफ में इनको यूज़ कर सकते हैं।